हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों, आज बात करेंगे हम कॉम्बिनेशन की। परम्यूटेशन हमने यहाँ पर आपको डिस्कस किया हुआ था अर्लियर वीडियोस में। अब देखिए बेटा, कॉम्बिनेशन क्या होता है कि दिस इज़ द सिलेक्शन ऑफ द थिंग्स। तो जो थिंग्स होती हैं उनमें से कुछ थिंग्स लेकर के और हमें क्या करना होता है, यहाँ पर सिलेक्शन करना होता है। जैसा कि आपको सबसे पहले आपको बताया गया था कि कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन होता है, यहाँ पर अरेंजमेंट जो ऑर्डर का ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ पर ऑर्डर का ध्यान देते ही नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लो कि ए बी कोई ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास, तो ए बी हमने ले लिया या फिर बी ए ले लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। यहाँ सिलेक्शन है, ए बी सी लिख लो या बी सी ए लिख लो या सी ए बी लिख लो या सी बी ए लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारा कुछ एक ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना है, सिलेक्शन करना है, ठीक है ना। तो अब देखिए कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला देखते हैं पहले कि फॉर्मूला क्या है कॉम्बिनेशन का। तो मान लीजिए कि हमारे पास n डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है ना। n डिफरेंट थिंग्स हैं और उनमें से r ऑब्जेक्ट आपको लेने हैं, r थिंग्स आपको लेनी है। n थिंग्स में से आपको r थिंग्स लेनी है। तो मान लीजिए कि हमारे पास टोटल सिलेक्शन x है, ठीक है ना। लेट x be the number of selection. Let x be the number of selection of r things out of n different things, ठीक है बेटा। सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ, देखो कॉम्बिनेशन की तो बात चल रही है, लेकिन हम जो ना बात करना चाह रहे हैं अभी अरेंजमेंट पे। तो मान लीजिए कि n डिफरेंट थिंग्स हैं, उनमें से r ऑब्जेक्ट लेकर के आपको अरेंज करने हैं, ठीक है ना। तो अरेंज तो आप तभी करोगे जब पहले सिलेक्शन कर लोगे, ठीक है ना। सबसे पहली बात ये आती है यहाँ पर सिलेक्शन में, कभी भी आपको अरेंज करना है, जैसे कोई n थिंग्स हैं उनमें से r लेकर के आपको अरेंजमेंट करना है, तो क्या करना होता है, सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना होगा, उसके बाद फिर अरेंज करना होगा। जैसे मान लो कि 4 में से 2 ऑब्जेक्ट लेने आपको अरेंज करने हैं, तो पहले 4 में से 2 ले लो, सेलेक्ट कर लो, उसके बाद ही तो अरेंज करेंगे, ठीक है ना। तो वो होता है अरेंजमेंट। अगर आपने अरेंज नहीं किया, केवल सिलेक्शन ही सिलेक्शन कर लिया, तो वो सिलेक्शन हो गया। अगर सिलेक्शन के साथ आपने अरेंजमेंट भी कर लिया, तो वो आपका अरेंजमेंट हो गया, ठीक है ना। तो मान लीजिए मैं अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि n डिफरेंट थिंग्स हैं हमारे पास, उसमें से r लेनी है और नंबर ऑफ सिलेक्शन मैंने x मान लिए, ठीक है ना बेटा। तो नंबर ऑफ सिलेक्शन मैंने x मान लिए, ठीक है। तो अभी तो मैंने सिलेक्शन किया, n में से r थिंग्स लेकर के मैंने क्या किया, सिलेक्शन किया। वो सिलेक्शन मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, ठीक है ना। अब इन x थिंग्स को लेके, ठीक है ना, x हमारे पास नंबर ऑफ सिलेक्शन हो गया। अब जो r थिंग्स मैंने ली हुई हैं, तो उनका मैं अरेंजमेंट भी तो करूंगा, क्योंकि मैं अरेंजमेंट की बात कर रहा हूं अभी आपसे। तो बेटा अरेंजमेंट कितने तरीके से होगा, r फैक्टोरियल बेस से, पता ही आपको। n में से r थिंग्स आपको लेनी है, ठीक है, उनको आपको क्या करना है, अरेंज करना है। तो n में से r थिंग्स लेने के सिलेक्शन मैंने x मान लिए, ठीक है ना। और फिर वो जो r थिंग्स है मेरे पास, उनका अरेंजमेंट मैंने r फैक्टोरियल तरीके से कर दिया। जैसा कि आप जानते हो 6 ऑब्जेक्ट हैं, उनको एक लाइन में अरेंज करना है, 6 फैक्टोरियल। r ऑब्जेक्ट हैं, r फैक्टोरियल। तो बेटा ये क्या बन गया मेरे पास, n डिफरेंट थिंग्स में से r थिंग्स लेकर के ये क्या बन गया मेरे पास, अरेंजमेंट, ठीक है। एक अरेंजमेंट का फॉर्मूला हमने पहले आपको बता दिया था, NPR, ठीक है ना। ये भी तो वही है, ये डायरेक्ट आपको क्या देता है, अरेंजमेंट देता है। n टोटल थिंग्स है, n में से आपको r थिंग्स लेनी है और आपको अरेंजमेंट करना है। जब अरेंजमेंट करना है तो ये सीधा फॉर्मूला है आपके पास NPR। या फिर मैं ऐसे कर लूँ कि पहले नंबर ऑफ सिलेक्शन कर लूँ, ठीक है। नंबर ऑफ सिलेक्शन करने के बाद जो r मैंने थिंग्स मैंने सेलेक्ट की हुई हैं, उनको मैंने फिर क्या किया, अरेंज किया, ठीक है ना। तो x इंटू आर फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू NPR होगा ही होगा, क्योंकि ये भी अरेंजमेंट है और ये भी अरेंजमेंट है। तो बेटा यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो आएगी 1/r फैक्टोरियल इंटू NPR, ठीक है ना। r फैक्टोरियल इधर आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब ये है कि x की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई,
1 अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन पी आर का फॉर्मूला पता है आपको, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये एग्जैक्ट ये फॉर्मूला बन गया एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है ना। एग्जैक्ट क्या मतलब है कि एन डिफरेंट थिंग्स में से अगर आर थिंग्स आपको लेकर के सिलेक्शन करने हैं तो ये फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इस सिलेक्शन को हम बोलते हैं एन सी आर, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर क्या आ गया एन सी आर, एन में से आर लेकर के, आर थिंग्स लेकर के क्या किया है, सिलेक्शन किया है, ठीक है बेटा। तो एन सी आर फॉर्मूला हो गया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। ये नोटेशन है, ये एन पी आर जो अरेंजमेंट का नोटेशन था, ठीक है। जब एन में से आर थिंग्स लेके अरेंज करनी है तो एन पी आर, ठीक है। और ये है हमारे पास एन सी आर का मतलब एन में से आर सेलेक्ट हुई हैं, अरेंज नहीं हुई, ठीक है ना। एन सी आर का मतलब है कि आपको आर थिंग्स आपने ली, किस में से ली, एन डिफरेंट थिंग्स में से ली, ठीक है ना, और उनको क्या किया, सेलेक्ट किया। तो जब सिलेक्शन हुआ तो एन सी आर बोलेंगे उसको। और इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ बेटा, सी और ब्रैकेट में एन कोमा आर, ये एक ही बात है। एन सी आर कभी कभी ऐसा भी लिखा मिल जाएगा आपको, ठीक है ना, सी ऑफ एन आर। जैसे एन पी आर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना, पी ऑफ एन आर, ठीक है ना। इसका मतलब ये एन पी आर हो गया और ये एन सी आर हो गया, ठीक है। तो बेटा एन सी आर का फॉर्मूला बन गया आपका एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये बेटा फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, एन सी आर का फॉर्मूला मतलब ये टोटल सिलेक्शन दे रहा है आपको, ठीक है ना। एन डिफरेंट थिंग्स हैं, एन डिफरेंट थिंग्स में से आपने आर ऑब्जेक्ट लेके, आर थिंग्स लेकर के टोटल सिलेक्शन बता देगा आपको कि कितने सिलेक्शन यहाँ पर होंगे, ठीक है बेटा। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा एन पी आर का और एन सी आर का ये आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ये रिलेशन भी यहाँ पर आपको पता चल गया, रिलेशन बिटवीन एन सी आर एंड एन पी आर। देखो एन सी आर और एन पी आर का रिलेशन क्या होता है, एक बार रिलेशन की बात कर लें बेटा। तो देखो एन सी आर का फॉर्मूला मेरे पास ये है, ठीक है, और एन पी आर का फॉर्मूला आप जानते ही एन पी आर का ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो मैंने क्या कर दिया कि एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है ना, इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन आर एन माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है बेटा। तो देखो ये तो दोनों सेम ही है, दोनों सेम है ये, ठीक है ना। मैंने क्या किया कि मैंने आर फैक्टोरियल यहाँ लगाया, आर फैक्टोरियल यहाँ आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया और आर फैक्टोरियल से मैंने डिवाइड कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। ये और ये एक ही बात है। अब देखो ये जो वैल्यू है मेरे पास, ये वाली वैल्यू क्या है, ये तो एन सी आर है। देखो एन सी आर की वैल्यू यही है और ये एन पी आर होता है, ठीक है ना बेटा। तो ये मेरे पास ये एक रिजल्ट बन गया यहाँ पर, ये जो रिलेशन है इन दोनों का वो क्या होता है, एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल टू एन पी आर। तो इस रिजल्ट से, इस रिलेशन से आपने ये तो जान लिया देखो कि या तो मैं एन पी आर लगाऊँ, ठीक है ना, या फिर मैं एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल लगाऊँ, एक ही बात है। तो देखो परम्यूटेशन कम्बिनेशन में हम जो है ना इसका बहुत कम यूज करते हैं। एन पी आर को तो आप ये समझ लो कि भूल ही जाना, ठीक है ना। एन पी आर अगर भूल भी गए ना तो भी कोई बात नहीं है, काम चल जाएगा आपका। एन पी आर का मतलब है अगर भूल भी गए, वैसे तो भूलना नहीं है, अगर भूल जाओ तब भी काम आपका आराम से चल जाएगा, दिक्कत आपको आने वाली बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है ना। तो बेटा एन पी आर, ठीक है ना, और एन पी आर की जगह पे हम क्या लगा सकते हैं, एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल। कहने का मतलब ये है कि हम मोस्टली हम इसी पे काम करेंगे अब, ठीक है। जब एन सी आर हमारे पास आ गया तो हम एन पी आर का यूज़ बहुत कम करेंगे। हम क्या करेंगे कि एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल का यूज़ करेंगे। कभी भी जब भी हमें अरेंजमेंट करना है या जब भी हमें सिलेक्शन करना होगा तो एन सी आर का यूज़ करेंगे, और अगर साथ साथ अरेंजमेंट भी करना है तो एन सी आर इंटू आर फैक्टोरियल का यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था दोनों का रिलेशन। अब देखिए बेटा इसमें क्या करना है, इसके आगे जैसे मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि सिलेक्शन और अरेंजमेंट में आपने देखा ही डिफरेंस क्या है। मान लीजिए कि ए बी सी देयर आर 3 ऑब्जेक्ट्स हियर। आपने क्या करना है, इसमें से 2 लेने हैं,
ठीक है ना, और 2 लेकर के अरेंजमेंट करना है, 2 लेकर के अरेंजमेंट करना है। टोटल हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं, 2 लेकर के अरेंजमेंट करना है। अब 2 लेकर के अरेंजमेंट करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले मैं सिलेक्शन करूंगा, 3 में से 2 लेने हैं, तो 3C2 ये तो हो गया मेरे पास केवल सिलेक्शन। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट है, इसमें से मेरे को क्या लेने हैं, 2 ऑब्जेक्ट लेने हैं। 2 ऑब्जेक्ट लेके मेरे को क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, तो 3C2 और मल्टीप्लाई, अगर अरेंज करना है तो 2 फैक्टर, 2 लिए थे तो 2 का अरेंजमेंट भी करना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ABC में से अगर 2 ऑब्जेक्ट लेके आपको अरेंज करने हैं तो ये सीधा फॉर्मूला आप ये लगा देंगे, न कि आप सीधा 3P2 लगाएंगे। देखो 3P2 की वैल्यू निकालेंगे तब भी इतनी आएगी, या फिर पहले आप सिलेक्शन कर लो उसके बाद अरेंज करो तो तब भी एक ही बात है। ठीक है बेटा, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये हो गया मेरे पास दोनों NPR और NCR की कंडीशन। अब देखो इसमें कुछ NCR की प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। प्रॉपर्टीज़ क्या क्या प्रॉपर्टी है, देखो सबसे पहले NCR, नंबर 1 प्रॉपर्टी है NCR इक्वल टू NCN-R। ये एक ही बात होती है, बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, बच्चों को कभी भी जो है ना कन्फ्यूजन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आप कन्फ्यूजन आपको होना नहीं चाहिए। NCR की वैल्यू NCN-R के बराबर होती है। मान लीजिए एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कि मैंने लिखा 7C5, तो बेटा 7C5 निकालो या फिर 7C2 निकालो, बात एक ही है, दोनों इक्वल होंगे। 7C5 इक्वल टू 7C2, क्योंकि 7C5 का मतलब 7 में से 5 माइनस करना है। देखो जैसे यहाँ हो रहा है NCR की वैल्यू क्या है NCN-R, मतलब n में से r माइनस किया, वो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, वही मैंने काम कर दिया यहाँ पे 7C5 इक्वल टू 7C7-5, मतलब मैं इसको 7-5 लिख दूँ तो क्या हो जाएगा 7C2। तो कहने का मतलब ये है कि 7C5 इक्वल टू 7C2, दोनों का आंसर क्या होगा, सेम होगा। अब इसकी वैल्यू फाइंड करने का तरीका देखिए क्या है कि 7C5 का मतलब क्या होता है कि 7 में से आपने कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, 5 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किए हुए। 7 ऑब्जेक्ट हैं टोटल, 7 में से 5 सिलेक्शन है, तो 7 में से 5 का सिलेक्शन कितने तरीके से कर सकते हैं, इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपको बता देगा। लेकिन 7 में से 7C5 की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, तो देखो 7 से शुरू करना है। देखो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है कि 7 से स्टार्ट करना है। जो नंबर है हमारे पास यहाँ पर 7, इससे स्टार्ट करना और एक एक कम करके आपको मल्टीप्लाई कर देना है नंबर। 7 के बाद में क्या आएगा 6, फिर कितना आएगा 5, फिर कितना आएगा 4, फिर कितना आएगा 3, बस यहीं तक जाना है। यहाँ तक क्यों जाना है, क्योंकि नीचे 5 है, मतलब 5 फैक्टर ही करने हैं आपको, 1 2 3 4 5, मतलब जितना नीचे लिखा है ना, जितना नीचे लिखा है उतने ही फैक्टर बनाने हैं आपको। ठीक है, अपॉन ऐसे ही 5 का फिर फैक्टोरियल जो नीचे होता है उसका फैक्टोरियल लिखना है, मतलब 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो देखो बेटा 5 4 3 से 5 4 3 कट गया। ठीक है ना, अब मेरे पास जो आंसर कितना आया इसका 7 × 6/2 हो गया। ठीक है ना, 2 से कैंसिल कर दिया, 3 टाइम्स 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 21। अब देखो इसका आंसर निकाल के देखें, मैंने क्या बताया था कि 7 से शुरू करना है, कितने फैक्टर करने हैं, नीचे 2 है तो इसका मतलब 2 फैक्टर करने हैं, तो 7 × 6 हो गए 2 फैक्टर, 2 फैक्टर तक ही जाना है, 7 × 6। ठीक है ना बेटा, 2 डिजिट तक ही जाना है। जैसे यहाँ पर 5 था तो 5 डिजिट तक जाना था आपको। ठीक है ना, हमको क्या करना है, यहाँ पर 2 है तो 2 डिजिट तक ही जाना है। अपॉन में 2 का फैक्टोरियल 2 × 1, देखो ये और ये वैल्यू सेम ही है। ठीक है ना, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब 7C5 इक्वल टू 7C2 के बराबर होगा। तो पहली प्रॉपर्टी है NCR इक्वल टू NCN-R। ठीक है बेटा, ये ध्यान रखना है। अब अगली प्रॉपर्टी हमारे पास है बेटा NCP, सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास NCP इक्वल टू NCQ है। ठीक है ना, यहां मैं लिख देता हूं इफ सेकेंड है, इफ NCP इक्वल टू NCQ। ठीक है ना, तो इसमें 2 कंडीशन बन सकते हैं, या तो देखो ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब P Q के बराबर होगा, सिंपल सी बात। ठीक है ना, NCP इक्वल टू कितना NCQ है
तो ऑब्वियसली बात है दोनों इक्वल हैं, तो दोनों इक्वल हैं तो P इक्वल टू Q होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे आइदर P इक्वल टू Q होगा, या फिर इन दोनों का सम P प्लस Q और इस नंबर के बराबर होगा जो ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है ना, दो केस याद रखने, या तो P इक्वल टू Q होगा, अगर P इक्वल टू Q नहीं हुआ तो फिर इन दोनों का सम ऊपर वाले नंबर के बराबर होगा, मतलब n की वैल्यू फिर P प्लस Q के बराबर होगी। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 7C इक्वल टू 7C2, ठीक है ना, या 7C3 लिख दिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब है n की वैल्यू कितनी होगी, बिल्कुल 3 होगी, क्योंकि 7Cn किसके बराबर है, 7C3 के बराबर, तो n इक्वल टू कितना होगा, 3 होगा। समझ गए ना, तो n इक्वल टू या तो 3 होगा, तो n इक्वल टू 3 भी सब पॉसिबल है यहाँ पे, और या फिर n प्लस 3 इक्वल टू 7 होगा, तो n प्लस 3 इक्वल टू कितना होगा 7, तो मैं n की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा तो 4 आ गई। तो दोनों वैल्यूज क्या करेंगे, आपको सेटिस्फाई करेंगे इस इक्वेशन को, ठीक है ना। 7Cn इक्वल टू 7C3 का मतलब हुआ कि n की वैल्यू 3 भी सेटिस्फाई करेगी और n की वैल्यू यहाँ पर 4 भी सेटिस्फाई करेगी। क्यों करेगी, क्योंकि मैंने आपको पहली प्रॉपर्टी बताई, NCR को मैं क्या लिख सकता हूँ, NCn माइनस आर। तो जब NCn माइनस आर लिखूंगा इसको, तो 7C3 को क्या लिखूंगा, 7C7 माइनस 3। अब 7C7 माइनस 3 लिखूंगा तो 7C4 हो गया। तो देखो n7Cn इक्वल टू 7C4 है, तो n इक्वल टू 4 भी आ गया। तो n इक्वल टू 3 भी इक्वल होगा इसके, और n इक्वल टू 4 भी होगा, तो n की दो वैल्यू यहाँ पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है बेटा, अब आगे देखते हैं, आगे हमारे पास इसकी एक प्रॉपर्टी और बताते हैं आपको। सेकेंड आपने लिखी NCP इक्वल टू NCQ implies that P इक्वल टू Q और P प्लस Q इक्वल टू N। एक प्रॉपर्टी है बेटा थर्ड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऊपर वाले दोनों नंबर बराबर होने चाहिए। इस प्रॉपर्टी को खासकर ऐसे समझ लो कि ऊपर वाले दोनों नंबर सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ 10 है तो यहाँ भी 10 होगा, और नीचे एक का डिफरेंस होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ 1 होगा, या अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ 2 होगा, मतलब एक का ही डिफरेंस होगा। अगर यहाँ पर 6 है तो यहाँ 5 हो सकता है, यहाँ पर 4 हो सकता है तो यहाँ 5 हो सकता है, यहाँ 5 हो सकता है तो यहाँ 4 हो सकता है, ठीक है ना। मतलब एक में ज़्यादा रहेगा एक, और एक में एक कम रहेगा, ठीक है ना। तो अगर ये ऐसा लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले में एक ऐड करते हैं और नीचे ज़्यादा वाला लेते हैं जो बड़ा वाला होता है, ठीक है ना। NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि ऊपर वाले ये दोनों नंबर सेम है, नीचे एक का डिफरेंस है, तो क्या करते हैं, ऊपर वाले में एक ऐड करते हैं, नीचे बड़ा वाला। सिंपल सी बात है, ऊपर वाले में एक ऐड करना है, नीचे बड़ा वाला। जैसे मान लो कि 12C7 प्लस 12C6, ठीक है ना। अब सिंपल सी बात है, देखो ऊपर दोनों में सेम नंबर है, अब ऊपर दोनों में सेम नंबर है, नीचे 1 का डिफरेंस है, यहाँ 7 है, यहाँ 6 है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले में एक ऐड करना है और नीचे बड़ा वाला कितना 7, तो आंसर हो जाएगा 13C7, ठीक है बेटा। 12C7 प्लस 12C6 इक्वल टू 13C7, ठीक है ना। और भी देखिए एग्जांपल, 15C6 प्लस 15C5, ठीक है ना, या फिर 15C7 कर दो, 15C7, ठीक है बेटा। क्या कर दिया, 15C6 प्लस 15C7, ठीक है ना। देखो ऊपर वाले दोनों नंबर सेम है, अब ये प्रॉपर्टी तभी काम करती है जब दोनों नंबर सेम होते हैं, ठीक है बेटा। तो ऊपर दोनों नंबर सेम है, नीचे क्या है, एक का डिफरेंस। आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले में एक ऐड कर दो, ठीक है ना, और नीचे बड़ा वाला 7, तो 16C7 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा।
तो ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारे पास, फोर्थ, एनसीआर। एनसीआर को मैं लिख सकता हूँ, देखो एन आगे आ जाएगा, देखो एन मतलब एन को मैंने आगे ले लिया, एन बाई इस आर को भी आगे ले लिया, ठीक है ना। तो एन बाई आर, और इसको मैं लिख सकता हूँ एन माइनस वन सी आर माइनस वन। मतलब जो मैं आगे भी निकाल सकता हूँ, इस एन और आर को मैं आगे ले लिया तो एक एक कम करके लिखूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। एन और आर को मैंने आगे ले लिया तो फिर मैं इनमें से एक एक कम कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, एन बाई आर एन माइनस वन सी आर माइनस वन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो एन बाई आर, अब मैं इसमें से फिर आगे ले लूँ इन दोनों को, जब मैं फिर इन दोनों को आगे लूंगा तो फिर एक एक कम कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन इंटू, देखो एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन आगे ले लिए तो इसमें से फिर एक कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एन माइनस टू और सी आर माइनस टू। तो ये प्रोसेस जो ना आगे चलता रहता है, ठीक है ना, समझ गए बेटा। तो इस प्रॉपर्टी को देखिए ऐसे, अगर मेरे पास 12C7 है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 12/7 इंटू 11C6। देखो मैंने 12 और 7 मैंने आगे ले लिए दोनों, तो मैंने क्या किया कि 12 और C7 आगे लेकर के तो एक एक कम कर दिया मैंने, ये 11 हो गया और ये क्या हो गया, 6 हो गया। 12/7 इंटू 11/6। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 12/7 इंटू, इसमें से फिर आगे ले लूँ तो 11 ठीक है ना, कितना हो जाएगा 6, फिर एक एक कम कर दूंगा 10C5। फिर मैं इनको अभी आगे ले सकता हूँ 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 7 इंटू 6 इंटू 5, और ये हो जाएगा 9C4। तो ऐसे ही प्रोसेस जो है ना आगे चलता रहता है, ठीक है बेटा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर आपने समझी, ठीक है बेटा। इसके लिए फिर आगे देखते हैं। हाँ बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी कि इफ़ आपके पास कुछ टर्म्स हैं NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, ठीक है ना, अप टू सो ऑन NCN तक, ठीक है ना। NCN तक ही जाएगा। जब NC0 से शुरू नंबर होगा तो वो यहाँ तक वैल्यू ले सकता है, N तक लेता है। जो ऊपर वैल्यू है ना N, तो इसके बराबर तक जा सकता है। ये नंबर नीचे वाला कभी बड़ा नहीं हो सकता उससे। तो अब बात आती है बेटा कि NC0, NC1, NC2, NC3 दीज आर सम बाइनोमियल कोफिशिएंट भी कह सकते हैं इनको। बाइनोमियल कोफिशिएंट, बाइनोमियल तो अभी आपने पढ़ी नहीं है, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट ही कहते हैं वैसे, लेकिन आप NC0, NC1, NC2 ऐसे देखिए इनको। तो अब इसमें से ये चेक करना होगा कि इनमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन देगा, ठीक है बेटा। इसमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन देगा, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू अब देखो डिपेंड करेगी ग्रेटेस्ट वैल्यू किस पे, इवन और ऑड पे। अगर n इवन होगा तो क्या होगा और n ऑड होगा तो क्या होगा ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो इफ n इज इवन, अगर n इवन है तो इसमें से सबसे बड़ी वैल्यू आएगी NCN/2 की, NCN/2 अगर n इवन है तो। और अगर n ऑड है, इफ n इज ऑड, तो बेटा ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट वैल्यू NCN+1/2, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ग्रेटेस्ट वैल्यू कहाँ मिलेगी, n इवन है तो NCN/2, ठीक है ना, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। अब n ऑड है तो NCN+1/2 इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी। जैसे मान लो कि मेरे पास मैंने मान लिया कि 5, तो 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4 और 5C5 तक ही जा सकता है, इससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं, क्योंकि नीचे वाला नंबर जब तक इसके बराबर नहीं आएगा तब तक ये चलेगा। तो 5C0, 5C1, 5C2, 5C3, 5C4, 5C5, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बेटा अब देखो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, 5 है, n5 आ गया आपके पास, क्योंकि यहाँ से देखो कि NC0, NC1, NCN तक जा रहा है, तो ये भी नंबर NC5C5 तक जा रहा है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि इन 6 नंबर्स में से सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आएगी, सबसे बड़ी वैल्यू किसकी आएगी, 5C0 की आएगी, 5C1 की, 5C2 की, 5C3, 5C4, 5C5। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि n कितना है, 5 है, 5 ऑड है। अब 5 ऑड है तो मैक्सिमम वैल्यू किसकी होगी, n ऑड पे NCN+1/2 की होती है। तो NCN+1/2, इसका मतलब ये है कि 5 + 1 6, 6/2 कितना हो गया 3। तो 5C3 की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी, ये ध्यान रखने ना। 5C3 और 5C2 दोनों सेम होंगे, ठीक है ना।
इनकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। मतलब मैक्सिमम का मतलब ये जो बीच में होते हैं ना, जो बिल्कुल बीच में होते हैं उनकी सबसे ज़्यादा वैल्यू होती है। मतलब ये ध्यान रखना है कि ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ठीक है ना। तो ये सबसे छोटा है, इससे बड़ा ये, और फिर सबसे बड़ी ये दोनों, ठीक है ना, सबसे बड़ा ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे ये बढ़ता है वैसे ही फिर डिक्रीज होता है, ध्यान रखना। 5C0 की वैल्यू आप निकाल के देखना, ये 1 हो जाएगी, और 5C1 की वैल्यू 5 है। 5C2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगी 10, और फिर 5C3 की वैल्यू निकालेंगे फिर 10, और फिर उसके बाद में क्या 1 5 10 आया तो फिर 10 5 1 ही जाएगा, मतलब उतना ही ये डिक्रीज होगा, 10 5 और 1, क्योंकि 5C5 की वैल्यू 1, 5C4 की 5, ठीक है। तो ऐसे चलता है ये 1 5 10, हमें पता है कि 6 टर्म्स हैं, 6 टर्म में से पहले बढ़ेंगे और बीच में से फिर ऐसे ही जैसे मतलब इंक्रीज हुए हैं उसी टाइप से फिर ये डिक्रीज होंगे, ठीक है बेटा। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे बोल दिया कि 10C0, 10C1, 10C2 अप टू सो ऑन 10C10, अब इससे पहले 10C9 भी आएगा। तो अब सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी देगा, तो अब ये सबसे पहले चेक वैसे ही कर लो कि सबसे बीच में बिल्कुल मिड टर्म कौन सा होगा इसका, ठीक है ना, सबसे बीच में कौन सा वाला नंबर होगा। तो बेटा देखो कितने हैं ये, 11 होंगे, क्योंकि 0 से शुरू हो रहा है, 0 1 2 3 10 तक जा रहा है, तो इसका मतलब इसमें 11 होंगे, 11 टर्म्स होंगे। अब 11 टर्म्स में सबसे बीच वाला कौन सा होगा, बीच वाला होगा 6th वाला, तो 6th वाला कितना होगा 10C1, 10C2, 10C3 और 10C4, ठीक है ना, तो और 10C5, ठीक है बेटा। तो ये आपका हो गया बीच वाला कौन सा हो गया बेटा, ये वाला 10C5, ठीक है ना, क्योंकि 5 इधर हो गए, 5 आगे होंगे और बीच वाला ही कितना हो जाएगा 10C5। वैसे भी n की वैल्यू कितनी है, E1 है, n की वैल्यू E1 है तो यहाँ लगा दो, तो 10C10/2, 10C10/2 कितना हो जाएगा 10C5। तो 10C5 क्या देगा आपको, सबसे बड़ा नंबर देगा। अब देखो चेक करके, 10C0 की वैल्यू 1, 10C1 की वैल्यू 10 होगी, 10C2 की वैल्यू होगी बेटा 45, ठीक है ना। 10C3 की वैल्यू निकालेंगे तो वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो 10C3 वाला, जो NCR वाला फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि किस तरीके से इसकी वैल्यू निकालनी है। 10C3 की वैल्यू निकालनी है, 10C3 कितना हो जाएगा 10 × 9 × 8/3 × 2। मैंने आपको बताया था कि 10 के 3 ही फैक्टर करने हैं ऊपर, ठीक है, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8 और ये हो जाएगा 120। तो बेटा ये हो जाएगी 120। फिर 10C4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10C4 का मतलब 10 × 9 × 8 × 7/4 × 3 × 2। 8 से 8 कैंसिल हो गया, 3 से ये कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 210। तो बेटा ये 210 हो गया। अब मेरे पास 10C5 की वैल्यू निकालनी है, तो ये भी इससे बढ़ के आएगी। तो बेटा 10C5 कितना हो जाएगा, 10 × 9 × 8 × 7 × 6/5 4 3 2 1। तो देखो 6 से 6 कैंसिल हो गया, ठीक है ना, 4 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, 5 से और ये कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा 63 × 4 12 और 4 6 जा 24, 24 और 1 25, 252, ठीक है बेटा। तो अब मुझे पता चल गया कि ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है 252। अब इसके बाद मुझे ये निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिर मैं यहीं से चलता रहूँगा, फिर ऐसे लौटूंगा 210 120, ठीक है ना, फिर 45 और फिर उसके बाद में 10, फिर उसके बाद में 1। तो ये आपके 11 कोफिशिएंट की सबकी वैल्यू आ गई, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्म्स हो गए। मतलब जितना ऐसे इंक्रीज होता है वैसे ही फिर डिक्रीज होती है इनकी वैल्यू, ठीक है बेटा। चलिए फिर आगे, ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इस प्रॉपर्टीज़ के बाद कुछ और भी सिलेक्शन के जो प्रोसेस हैं वो समझाते हैं आपको। नंबर ऑफ selection of n different things, a number of selection of n different things taken r at a time, ठीक है बेटा। number of selection of n different things taken r at a time, ठीक है, in which
P particular things are always included। ठीक है बेटा, मान लीजिए कि आपको सिलेक्शन करने हैं n डिफरेंट थिंग्स में से r लेनी है, n डिफरेंट थिंग्स है उनमें से r लेनी है, लेकिन p पर्टिकुलर थिंग्स हैं उनको आपको लेना ही लेना है। ठीक है ना, तो ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो आप क्या करेंगे? ठीक है, जैसे मान लो कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो n टोटल थिंग्स हमारे पास n है, उसमें से r आपको लेनी है, लेकिन कंडीशन क्या है कि p पर्टिकुलर थिंग्स है उनको तो लेना ही लेना है। तो पहले बेटा क्या करना है कि जो पर्टिकुलर थिंग्स हैं p उनको तो पहले ले ही लो। तो उनके लेने के तो तरीके तो एक ही होगा, क्योंकि वो तो लेनी लेनी है, उनमें से कोई सिलेक्शन थोड़ी करना है आपको। तो बेटा p पर्टिकुलर थिंग्स हमने ले ली, ठीक है ना, सिलेक्शन ही करना है, अब अरेंज तो करना नहीं उनको। तो बेटा p पर्टिकुलर थिंग्स हमने ले ली, अब हमें कितनी और लेनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें टोटल कितनी लेनी है, r लेनी है। ठीक है ना, r थिंग्स लेनी है। अब देखो कि जब p पर्टिकुलर थिंग्स हमने ले ली, ठीक है ना, तो अब मेरे पास टोटल हमारे पास कितनी थी, n थी। ठीक है, जब n में से p ले ली तो बची कितनी हमारे पास, n माइनस पी। ठीक है ना, अब टोटल कितनी बची, n माइनस पी। समझ रहे हैं ना, ध्यान से देखिए कि n टोटल थिंग्स हैं उनमें से r लेनी है, लेकिन कंडीशन क्या थी कि p पर्टिकुलर थिंग्स को हमेशा लेना ही लेना है। तो पहले p ले ली हमने, जब p ले ली तो हमारे पास टोटल n थी, तो बची कितनी, n माइनस पी। लेनी कितनी थी हमें, r, लेकिन p तो पहले ही ले ली। तो अब लेनी कितनी है, r लेनी है, p पहले ले चुके। ठीक है ना, तो अब कितनी और लेनी है, r माइनस पी और लेनी है। तो n माइनस पी में से सिलेक्शन करना है r माइनस पी का। तो ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है कि n थिंग्स में से r थिंग्स का अगर सिलेक्शन करना है और अगर उनमें से p पर्टिकुलर थिंग्स हमेशा लेनी है तो फॉर्मूला बनेगा n माइनस पी सी r माइनस पी। ठीक है ना, ध्यान रखना। जैसे मान लो 10 थिंग्स हैं, या मान लो कि a b c d e f 6 मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट हैं, 6 ऑब्जेक्ट हैं। अब 6 ऑब्जेक्ट में से मेरे को क्या करना है कि 3 लेने हैं। ठीक है ना, 3 ऑब्जेक्ट्स लेने हैं। ठीक है ना, या फिर ये लेटर मान लीजिए। ठीक है ना, 6 लेटर्स हैं, ये बेटा 6 लेटर्स हैं, उनमें से 3 लेटर्स लेने हैं, 3 लेटर सेलेक्ट करने हैं। अब 3 लेटर सेलेक्ट करने हैं, लेकिन उसमें कंडीशन क्या हो गई कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है मेरे पास, पर्टिकुलर लेटर है डी, ये मेरे को लेना ही लेना है। अगर ऐसा कह दे कि जो डी है, डी लेटर आपको लेना ही लेना है, तो सबसे पहले हमने डी ले लिया। ठीक है बेटा, अब डी ले लिया तो डी तो हमने ले लिया, उसका एक ही तरीका है। ठीक है ना, डी ले लिया। अब मेरे पास कितने बचते हैं, 1 2 3 4 5 बचते हैं। अब 5 में से कितने लेने हैं, 2 लेने हैं, क्योंकि एक तो मैं ले चुका। ठीक है ना, तो कहने का मतलब 5 में से कितने लेने पड़ेंगे, अब 2 लेने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल 6 थे, उनमें से डी को लेना ही लेना था, तो अब डी ले लिया तो अब 5 बचे। अब 5 में से कितने लेने हैं, 2 लेने हैं, क्योंकि 3 लेने थे ना टोटल, एक मैं ले चुका, तो 2 लेटर और लेंगे, तो 5C2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही कंडीशन आएगी कि नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकन आर एट ए टाइम इन विच p पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड। अगर ये एक्सक्लूडेड का केस आ जाए, ठीक है ना, इफ p पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड, अगर p पर्टिकुलर थिंग्स हमेशा एक्सक्लूड करनी है आपको, तो एक्सक्लूड करनी है तो सीधी सी बात है कि पहले जो हमारे पास p पर्टिकुलर थिंग्स है उनको एक्सक्लूड करना, लेना ही नहीं है। जब लेना ही नहीं है तो सबसे पहले उनको बाहर कर दो। ठीक है ना, भाई मान लो कि हमारे पास n डिफरेंट थिंग्स हैं, n में से r लेनी है, जिनमें से p को तो लेना ही लेना नहीं है, तो पहले p को भगा दो ना वहाँ से। ठीक है ना, p को वहाँ से बिल्कुल वहाँ से अलग कर दो। ठीक है बेटा, गेट से बाहर ही कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 20 ऑब्जेक्ट हैं, 20 ऑब्जेक्ट हैं, तो उसमें से आपको क्या करना है कि 8 लेने हैं, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि भाई 2 पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट हैं उनको आपको लेना ही नहीं है। जब लेना ही नहीं है तो उनको पहले बाहर कर दो। ठीक है, और जब बाहर करके फिर सेलेक्ट करो। ठीक है बेटा, तो अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर कि p पर्टिकुलर थिंग्स को हमेशा एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड करना है इसका मतलब n में से, ठीक है ना, p तो हमने बाहर कर दिए,
p तो बाहर कर दिया, अब बचे कितने हमारे पास, बचे n माइनस p, बाहर कर दिए ना। p पर्टिकुलर थिंग्स तो हमें लेनी ही नहीं है, तो इसका मतलब पहले उनको भगा दिया, ठीक है, उनको बाहर कर दिया, ठीक है। जब n में से p, तो अब हमारे कितने बच गए, n माइनस पी ऑब्जेक्ट बच गए। अब n माइनस पी में से कितने लेने हैं, r लेने हैं, क्योंकि r ही तो लेने हैं आपको। p पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड, अगर p एक्सक्लूड करनी है आपको तो सबसे पहले p को हटा दीजिए, कितनी बचेंगी आपके पास, n माइनस पी बचेंगे, उनमें से कितने लेने हैं, r लेने हैं, ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है बेटा, ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि इन हाउ मैनी वेज can you select three persons from 8%, ठीक है ना, नंबर ऑफ सिलेक्शन बताने, और नंबर ऑफ सिलेक्शन, ठीक है ना, 3 पर्सन लेने हैं फ्रॉम 8 पर्सन्स, ठीक है ना, वेयर 2 पर्टिकुलर पर्सन्स आर ऑलवेज एक्सक्लूडेड, वेयर 2 particular persons are always excluded। मतलब 2 को तो लेना ही लेना नहीं है, बिल्कुल लेना ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि टोटल 8 पर्सन है, 8 में से 2 को हटा दो, कितने बचे, 6 बचे। अब 6 में से 3 लेने हैं, तो 6C3, ये सिलेक्शन हो गया। जितने आपको हटाने हैं ना, एक्सक्लूड करना है, पहले उनको हटाओ, फिर उसके बाद में जितने चाहिए उतने लेने हैं, ठीक है बेटा। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, ठीक है, क्लियर हो गया। अब बेटा आता है कि नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स टेकन 1 और मोर, नंबर ऑफ सिलेक्शन और नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स टेकन 1 और मोर, ठीक है ना, एन डिफरेंट थिंग्स टेकन 1 और मोर, मतलब नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स, एन डिफरेंट थिंग्स हैं, उसमें से एक या एक से ज़्यादा आपको लेनी है। तो कितने तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अब मेरे पास ये हो गया पर्सन, एक वर्ड है मेरे पास पर्सन, कितने लेटर हैं पर्सन में, 6 लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6। तो अब क्या कहना है कि नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स टेकन 1 और मोर, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा आपको सिलेक्शन करने हैं, तो कितने तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं। तो बेटा इसका फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, 2n - 1, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है, 2n - 1 ये फॉर्मूला होता है कि अगर एक या एक से ज़्यादा n डिफरेंट थिंग्स हैं, उनमें से एक या एक से ज़्यादा आपको सेलेक्ट करनी है, तो तरीके होते हैं 2n - 1, ठीक है ना। जैसे मान लो कि 6 हैं, 6 हमारे पास लेटर्स हैं, इनमें से एक या एक से ज़्यादा लेना है, तो इसका मतलब है 6 में से मैं क्या ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ, ठीक है ना, या फिर, ठीक है ना, या फिर क्या कर सकता हूँ, और ठीक है ना, 6 में से 2 ले सकता हूँ, 6 में से 3 ले सकता हूँ, 6 में से 4 ले सकता हूँ, 6 में से 5 ले सकता हूँ, 6 में से 6 ले सकता हूँ। मतलब ये हमारे पास कंडीशन बन जाएंगी, या तो मैं 1 ले सकता हूँ, या 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, 4 5 6 के 6 ले सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या कह रहा है, नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम एन डिफरेंट थिंग्स टेकन 1 और मोर, ये एक या एक से ज़्यादा। तो देखो 1 ली मैंने, 2 भी ले सकता हूँ, 3 भी ले सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इनको प्लस कर दूंगा, ठीक है ना। क्यों कर रहा हूँ प्लस, और वाला केस में हमेशा प्लस होता है, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई नहीं होगा यहाँ पे। और वाला केस, जब केस बनता है ना, तो क्या करते हैं, हम प्लस करते हैं, केस बनाने पर प्लस करते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना, जब केस बनेगा तो प्लस करेंगे, ठीक है ना। तो 6C1 + 6C2 + 6C3 + 6C4 + 6C5 + 6C6 दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2⁻6 - 1, वही फॉर्मूला बन जाएगा 2⁻n - 1। तो n की जगह पर 6 है, तो 2⁻6 - 1, इट मीन्स कितना हो जाएगा, 31।
ठीक है ना। 6 में से 6 हमारे पास लेटर्स हैं, इसमें से एक या एक से ज़्यादा लेटर सेलेक्ट करने के जो तरीके होंगे वो कितने होंगे, 2⁻31 नहीं होंगे बेटा, 2⁻6 हो गया हमारे पास कितना, 64। 64 में से 1 माइनस कर दिया, 63 होंगे। तो टोटल वेज हमारे पास कितने होंगे, 63। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए आगे एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा इसमें। ठीक है, पहले एक क्वेश्चन ले लेते हैं फिर उसके बाद बताते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक क्वेश्चन है 47C4 प्लस 47C4 प्लस समेशन j इक्वल टू 1 to 5 और j इक्वल टू 1 to 5 52 माइनस JC3 52 माइनस JC3 इसकी वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है बेटा, अब इसकी वैल्यू बतानी है आपको कि कितनी वैल्यू होगी इसकी। तो बेटा समेशन का मतलब तो आप जानते ही होगी। अब समेशन का मतलब क्या होता है कि j की वैल्यू 1 से शुरू करनी है, 5 तक ले के जाना है आपको, और ये प्लस करते जाना है क्योंकि समेशन का मतलब प्लस होता है। तो बेटा 47C4 प्लस, ठीक है ना। अब इसमें j की वैल्यू 1 लगाओ, यहाँ पर j की वैल्यू 1 लगाओ तो कितना होगा, 52 माइनस 1। j की वैल्यू 1 से शुरू करेंगे, j की जगह पर जहाँ जहाँ j है ना वहाँ पर आपको 1 लगाना है। तो j तो एक ही जगह है तो यहाँ पर 1 लगा देंगे। 52 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 51C3, फिर प्लस, समेशन का मतलब होता है प्लस। अब की बार 1 लगा दिया हमने, अब 2 लगाएंगे तो j की जगह पर 2 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 52 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 50C3। फिर उसके बाद फिर आगे क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे। जब 3 लगाएंगे तो 49C3। फिर आगे क्या लगाएंगे, फिर 4 लगाएंगे। 4 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 48C3। फिर प्लस, फिर 5 लगाएंगे, लास्ट वाला नंबर आ गया मेरे पास, जो अपर लिमिट आ गई। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 47C3। ठीक है बेटा, तो इतना हमारे पास ये आ गया। मैंने क्या किया कि j की जगह पे 1 2 3 4 5 लगा दिया और बीच में क्या कर दिया, प्लस कर दिया, क्योंकि समेशन लग रहा है। अब मैंने क्या किया बेटा कि इस नंबर को उठा के अब मैं यहाँ ले आऊँ। ठीक है ना, आगे क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा है, देखो 47 यहाँ भी है, 47 यहाँ भी है। ठीक है, तो मैं इसको उठा के कहाँ कर दूंगा, इसको आगे लेके आता हूँ, 47C3। तो यहाँ लिख दिया मैंने 47C3 प्लस। ठीक है ना, ये नंबर हो गए मेरे पास। अब देखो ये प्रॉपर्टी को थोड़ा ध्यान करो कि अभी मैंने बताई हुई थी कि ऊपर वाला नंबर सेम है और नीचे 1 का डिफरेंस। ठीक है ना, ऊपर वाला नंबर सेम है, नीचे 1 का डिफरेंस, तो क्या बनेगा हमारे पास, 47 में 1 ऐड हो जाता है, 48C4 नीचे बड़ा वाला नंबर आएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए प्लस 51C3 मेरे पास, देखो इसका दोनों का आंसर ये आ गया 48C4, क्योंकि ऊपर 1 जुड़ेगा और नीचे बड़ा वाला आएगा। 51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3 प्लस 48C3। अब देखो फिर इन दोनों में प्रॉपर्टी लग गई। देखो क्या बनेगा, नहीं ये तो नहीं लगेगी, इसकी इसमें लगेगी। ठीक है ना बेटा, अब मैं क्या कर दूंगा कि इसको, जैसे ये बन गया मेरे पास 48C4, तो मैं इसको यहीं लिख देता हूँ 48C3। 48C4 था ना हमारे पास, क्योंकि इससे मेरे पास क्या बना, 48C4 बना, इससे मेरे पास 48C4 बना, 48C4 मैंने यहाँ लिख दिया। तो अब देखो ये प्रॉपर्टी बन गई मेरे पास। क्या बन गई बेटा कि देखो ऊपर दोनों में सेम नंबर, नीचे 1 का डिफरेंस, तो क्या बन गया 51C3 प्लस 50C3 प्लस 49C3, और इसमें ऊपर 1 ऐड होगा, कितना होगा, 50C4, ऊपर नीचे बड़ा वाला नंबर आएगा। अब देखो फिर प्रॉपर्टी बन गई, क्या बन जाएगा, 51C3 प्लस 50C3 और प्लस ये हो जाएगा, ठीक है, ये 49 हो जाएगा बेटा, ये हो गया 49, क्योंकि ऊपर 1 ऐड होता है, तो 49C4 हो गया। अब ये फिर प्रॉपर्टी बन गई तो कितना हो गया, 50C4 होगा। फिर ये प्रॉपर्टी बन गई हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 51C3 प्लस 51C4, और फिर ये प्रॉपर्टी बन जाएगी तो क्या हो जाएगा 52C4। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, तो ये प्रॉपर्टी काम कर रही है। ठीक है ना, ये वायरस की तरह है जो ना खा जाती है दूसरे को, ये जो ना दोनों को 1 कर देती है, 1 खत्म। ठीक है ना, ये 1 खत्म हुआ, ठीक है, उसको मैंने फिर यहाँ लिख लिया, तो इन दोनों से प्रॉपर्टी ने क्या किया, इसको इनमें से 1 को खत्म किया, 1 आ गया, फिर इन दोनों में से 1 खत्म हुआ, ये आ गया, फिर इन दोनों में से 1 खत्म हुआ, ये आ गया, इन दोनों में से 1 खत्म हुआ, 1 आ गया।
ठीक है बेटा, तो इस तरीके से ये आपको सॉल्व करना है। चलिए आगे बेटा फिर प्रॉपर्टी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा।